दोस्तों, आज हम आपके सामने जिस केस फाइल को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसे सुनकर तो आपका दिल भी दहल जाएगा। आपने टिंडर का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक डेटिंग ऐप है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डेटिंग ऐप नहीं बल्कि अपने नापाक इरादों को पूरा करने का एक जरिया है। जी हाँ, और ऐसे ही कुछ किया राजस्थान की रहने वाली प्रिया सेठ नाम की एक लड़की ने, जिसने टिंडर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके इस कदर पैसा कमाया कि प्रिया 80,000 के तो सिर्फ जूते ही पहना करती थी। इतना ही नहीं, इसकी एक एक ड्रेस की कीमत हजारों में होती थी। लेकिन जब प्रिया के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। इस लड़की के जुर्म की दास्तान सुनकर यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रिया सेठ टिंडर के सहारे लोगों के साथ क्या करती थी? दुष्यंत मर्डर केस से प्रिया का क्या कनेक्शन था और इसके काले कारनामे का पर्दाफाश कैसे हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनने का मौका मिलता रहे। मासूम सी दिखने वाली और अपनी चालाकियों से लोगों को फंसाने वाली प्रिया सेठ का जन्म राजस्थान के फालना नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था, जहां ये अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। परिवार मिडिल क्लास जरूर था, लेकिन सब एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। प्रिया को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का काफी शौक था और ये पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 10th क्लास में प्रिया ने 90% मार्क्स हासिल किए थे। वहीं 12th क्लास में 85% नंबर हासिल कर प्रिया ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया था। जहाँ एक तरफ ये पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट थी तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने में भी किसी परी से कम नहीं थी। वहीं माँ बाप को भी अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, इसलिए 12th करने के बाद प्रिया के माता पिता ने इसे आउटसोर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के लिए जयपुर भेज दिया। जहां पहुंचकर प्रिया ने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज के साथ कोचिंग भी जाने लगी। प्रिया एक छोटे से शहर से आई थी, जिसके मुकाबले जयपुर उसके लिए काफी नया और मॉडर्न था। यहाँ के लोगों का रहन सहन और स्टाइल देखकर प्रिया को अब छोटा सा शहर बुरा लगने लगा था। वो इस नए शहर की चकाचौंध में इस कदर खो चुकी थी कि अब वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी। यहाँ तक कि जब वो अमीर लोगों को उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते देखती थी तो उसे लगता था कि ये सब मेरे पास भी होना चाहिए। इसलिए वो किसी भी कीमत पर और बहुत ही जल्दी बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन परिवार मिडिल क्लास था, जो प्रिया को महीने भर के खर्च के लिए 20,000 रुपए ही भेज पाता था और अब ये 20,000 रुपए प्रिया के लिए काफी नहीं थे। इसलिए इसने ज्यादा पैसे कमाने की चाह में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन प्रिया जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तब उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा था, जिसके बाद प्रिया ने फौरन उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया और तब उसे पता चला कि ये एक एजेंसी का नंबर है जो लड़कियों का बिजनेस करती थी। एजेंसी वाले ने प्रिया से कहा कि अगर वो कॉलेज की जवान और खूबसूरत लड़कियों को उनके पास लेकर आएगी तो इसके बदले वो लोग उसे बहुत सारे पैसे दे देंगे। ये सुनकर पहले तो प्रिया ने इस काम के लिए मना कर दिया, लेकिन जब पैसों का नशा उसके सिर पर चढ़कर बोला तो उसने इस बिजनेस में उतरने की ठान ली और वो एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी के लिए काम करने लग गई। साथ ही वो कॉलेज की लड़कियों को बहला फुसलाकर इस काम में जोड़ने लग गई, जिसके बदले में प्रिया को काफी सारे पैसे मिल जाते थे। जिस लड़की को माँ बाप ने भरोसा करके जयपुर पढ़ने के लिए भेजा था, वही लड़की अब एस्कॉर्ट सर्विस का बिजनेस करने के बाद पूरी तरह से बदल चुकी थी। सिगरेट शराब पीना तो जैसे प्रिया के लिए आम बात हो गई थी। इसी तरह कुछ टाइम तक प्रिया ने अलग अलग कंपनियों के लिए काम किया और जब इस बिजनेस को हैंडल करने का पूरा तरीका उसे पता चल गया तो उसने अपनी ही एस्कॉर्ट कंपनी की वेबसाइट साल 2014 में लॉन्च कर दी। लेकिन ये वेबसाइट प्रिया ने लोगों को लड़कियां अवेलेबल करवाने के लिए लॉन्च नहीं की थी, बल्कि ये साइट तो उसने लोगों को ठगने के लिए बनाई थी। दरअसल जब कोई कस्टमर इस वेबसाइट के जरिए प्रिया को कॉल करता था तो वो उसके व्हाट्सएप पर कई लड़कियों के फोटोज भेज देती थी और जब कस्टमर उनमें से किसी एक लड़की को पसंद कर लिया करता था तब वो उससे पैसों की बात करती थी और एक लड़की की कीमत एक रात के लिए करीब 25 से 30,000 तक बताती थी। हालांकि ज्यादातर कस्टमर प्रिया को ही पसंद किया करते थे क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए जब सब कुछ फाइनल हो जाता था तब वो कस्टमर को मिलने के लिए बुलाती थी और उससे अच्छे से बात करके एडवांस में ही पूरे पैसे ले लेती थी और कस्टमर से पैसों को कार में रखने का कहकर खुद फरार हो जाती थी और कस्टमर उसका इंतजार ही करता रह जाता था। देखते ही देखते प्रिया ने अपनी चालाकी से बहुत लोगों को ठग लिया और अब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए थे। वहीं पैसों की वजह से प्रिया के शौक भी काफी महंगे हो चुके थे। आपको जान के हैरानी होगी कि प्रिया 30 से 50,000 तक के तो सिर्फ जूते ही पहना करती थी और इसके कपड़ों की कीमत भी हजारों में होती थी।
इतना ही नहीं, प्रिया का अपना पर्सनल महीने का खर्च 2 से 3 लाख रुपए को पार कर जाता था और ये पैसा उन लोगों का होता था जिन्हें प्रिया ठगा करती थी। हालांकि उसके खिलाफ किसी ने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी और इसी बात का फायदा प्रिया भी उठा रही थी। लेकिन जब साल 2014 में प्रिया ने एक शख्स के साथ ऐसी ही ठगी को अंजाम दिया तो उसने पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर कुछ ही दिनों में वो जेल से बाहर आ गई और फिर से दोबारा लोगों को ठगने लग गई। जेल से आने के बाद तो मानो प्रिया की हिम्मत अब और भी ज्यादा बढ़ गई, जिसका सबूत उसने इसी साल यानी 2014 में ही दे दिया। दरअसल प्रिया जब एक बार एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई तो उसने चुपचाप गैस कटर की मदद से एटीएम के अंदर पैसे रखने वाली जगह को ही काटना शुरू कर दिया। रास्ते से गुजर रहे जब लोगों ने उसे चोरी करते हुए देखा तो फौरन पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस बार भी कुछ महीने जेल में रहने के बाद प्रिया दोबारा से आजाद हो गई और फिर अपने इसी बिजनेस के जरिए लोगों को ठगने लगी। फिर आया साल 2015 जब प्रिया को ठगी का एक और नया रास्ता मिल गया। दरअसल इस वक्त टिंडर डेटिंग ऐप लोगों के बीच में काफी फेमस हो रहा था, जहां लोग मौज मस्ती करने के लिए अपने पार्टनर की तलाश में टिंडर ऐप का सहारा ले रहे थे। प्रिया ने अब इस ऐप को भी अपना ठिकाना बना लिया, जहां वो पहले कुछ दिन लोगों से बात करती थी, उनके साथ दोस्ती करती थी, फिर उनसे मिलने के लिए जाती थी और जब कोई पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाता था तब वो उसके साथ कुछ अश्लील फोटोज खिंचवाकर अपने पास रख लेती थी और फिर इन्हीं फोटोज के जरिए वो उस शख्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी और ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों रुपए की ठगी करती थी। टिंडर ऐप भी अब प्रिया की कमाई का एक नया जरिया बन चुका था, जहां वो सिर्फ 35 से 45 उम्र के अमीर और शादीशुदा लोगों को ही ठगती थी, जो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराते थे क्योंकि उन्हें अपनी बदनामी का डर होता था। इसलिए प्रिया उनसे जितना पैसा मांगती वो उसको दे देते। इसी तरह प्रिया ने साल 2018 में एक 45 साल के बैंक मैनेजर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसके साथ लिव इन में रहने लगी। बैंक मैनेजर को लगा कि शायद वो उससे प्यार करती है, इसलिए उसने भी बिना कुछ सोचे समझे प्रिया पर लाखों रुपए उड़ाए। पर कई महीने लिव इन में रहने के बाद प्रिया ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने बैंक मैनेजर को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि तुमने मेरे साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाया है, उसके बदले अब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऊपर दुष्कर्म का केस कर दूंगी। लेकिन इस बार किस्मत ने प्रिया का साथ नहीं दिया, क्योंकि उस बैंक मैनेजर ने शुरुआत में ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी थी कि प्रिया किस तरह की लड़की है। वहीं प्रिया के ऊपर पहले से ही काफी सारे केसेस चल रहे थे, इसलिए पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा करके उसे गिरफ्तार कर लिया और 1 महीने तक जेल में रहने के बाद प्रिया बेल पर फिर से बाहर आ गई। लेकिन अब भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया था। उसने टिंडर पर अपने एक नए शिकार की तलाश शुरू कर दी, जहां उसकी बातचीत विवान कोहली नाम के एक लड़के से हुई, जिसने उसे बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और दिल्ली में रहता है। अब प्रिया को तो अमीर लोग ही पसंद थे, इसलिए दोनों में बातचीत के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान 2018 के फरवरी के महीने में टिंडर पर ही प्रिया की मुलाकात एक 21 साल के दीक्षांत नाम के लड़के से हुई, जो कि मुंबई में एक मॉडल और प्रोड्यूसर था। प्रिया ने इसे भी अपने जाल में फंसा लिया, यहाँ तक कि दीक्षांत तो उसके प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसने मुंबई छोड़ जयपुर में किराए पर एक अपार्टमेंट ले लिया और सोसाइटी में दोनों ने अपने आप को हस्बैंड वाइफ बताया। दीक्षांत के अपार्टमेंट के पास ही उसका एक दोस्त लक्ष्य भी रहता था, जिसकी उम्र 20 साल थी। आपको बता दें, इस बार प्रिया को भी दीक्षांत से सच्चा प्यार हो गया था, इसलिए दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। पर जब एक दिन प्रिया को पता चला कि दीक्षांत करीब 25 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, तो उसने उसे पहली बार विवान कोहली के बारे में बताया, जिससे उसकी मुलाकात टिंडर पर हुई थी। उसने दीक्षांत से कहा कि तुम कर्ज की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस अमीर बिजनेसमैन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल या किडनैपिंग के जरिए पैसे वसूल लूंगी, इस तरह से तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। प्रिया ने अपने इस प्लान में दीक्षांत के अलावा उसके दोस्त लक्ष्य को भी शामिल कर लिया। सब कुछ तैयारी करने के बाद प्रिया ने विवान को मिलने के लिए जयपुर में बुलाया, जो उसकी एक आवाज पर जयपुर पहुंच गया। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विवान कोहली नाम का कोई शख्स था ही नहीं, बल्कि विवान कोहली का असली नाम था दुष्यंत शर्मा, जो जयपुर में ही रहता था और एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता था। दुष्यंत शर्मा की 3 साल पहले शादी भी हो चुकी थी और उसका एक 1.5 साल का बेटा भी था। पर टिंडर पर दुष्यंत ने अपने आप को प्रिया के सामने विवान कोहली के नाम से इंट्रोड्यूस किया था और उससे कहा कि वो एक बिजनेसमैन है। इस तरह 2 मई 2018 की शाम को 7 बजे विवान कोहली और दुष्यंत शर्मा जयपुर के शिवपुरी एक्सटेंशन स्थित अपने घर से पिता की ऑल्टो कार लेकर प्रिया से मिलने के लिए निकलने लगा। जब घर वालों ने उससे पूछा कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, तब उसने कहा कि वो काम के सिलसिले से बाहर जा रहा है और कुछ देर बाद वापस आ जाएगा। इतना कहकर दुष्यंत घर से निकल गया, लेकिन रात के करीब 9 बजे के बाद जब वो वापस नहीं आया, तब दुष्यंत के पिता ने अपने बेटे के नंबर पर कॉल किया, पर उनका कॉल काट दिया गया। इसके बाद जब दोबारा 10 बजे दुष्यंत की पत्नी ने उसके नंबर पर कॉल किया, तो इस बार उसने कॉल उठा लिया
और अपनी पत्नी से कहा कि कंपनी के एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामला काफी बड़ा है और जुर्माने के तौर पर वो 8 से 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। ऐसे में मुझे आने में देर हो सकती है क्योंकि मामला सुलझाने में वक्त लग जाएगा। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। घर वालों को लगा कि चलो देर से ही सही, लेकिन दुष्यंत घर तो वापस आ जाएगा। पर उनके इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हुई और देखते ही देखते सुबह हो गई। और फिर 3 मई 2018 को अचानक सुबह 9:45 पर दुष्यंत ने अपने पिता के पास फोन किया और उनसे घबराते हुए कहा कि ये लोग जितने पैसे मांग रहे हैं इन्हें जल्दी से दे दीजिए और मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। इससे पहले कि दुष्यंत के पिता उससे कुछ कह पाते, अचानक से एक लड़की ने हाथ में फोन ले लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें 20 मिनट का टाइम देती हूँ। अगर तुमने अपने बेटे के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा नहीं किए तो मैं इसे मार दूंगी। इस पर दुष्यंत के पिता ने उसे कहा कि अभी उनके पास 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर 3 लाख रुपए जमा करके दे सकते हैं। ये सुनकर लड़की ने कहा कि 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा और फोन कट कर दिया। इसके बाद दुष्यंत के पिता फौरन बैंक गए और वहां जाकर उन्होंने अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए अपने बेटे दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और ट्रांजैक्शन की रसीद उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपने बेटे के मोबाइल पर सेंड कर दी। इसके बाद दुष्यंत के पिता रामेश्वर शर्मा ने अपने बेटे के नंबर पर फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल काट दिया गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बेटे के गायब होने के साथ साथ फोन कॉल तक की सारी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने भी देरी न करते हुए छानबीन शुरू की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इधर दुष्यंत के घर वाले उसके गम में रो रो कर बेहाल हो चुके थे कि तभी 3 मई की रात को राजस्थान के झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से रामेश्वर शर्मा के पास एक फोन आया, जहां पुलिस ने उनसे SMS हॉस्पिटल में आने के लिए कहा क्योंकि उन्हें एक लाश बरामद हुई थी। इसके बाद रामेश्वर शर्मा भी हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां वो डेड बॉडी को देखकर हक्का बक्का रह गए क्योंकि डेड बॉडी को कई टुकड़ों में काटा गया था और उसका चेहरा भी इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था कि कोई पहचान ना सके। मगर रामेश्वर जी ने अपने बेटे की डेड बॉडी को उसके सामान से पहचान लिया। वहीं पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने की तलाश में लग गई कि आखिर दुष्यंत को इतनी दर्दनाक मौत किसने दी, जिसके लिए सबसे पहले पुलिस ने उसके फोन को ट्रेस किया तो पता चला कि उसके फोन में एक नंबर ऐसा है जिससे वो पिछले कई दिनों से बात कर रहा था और उसकी लोकेशन भी पुलिस को पता चल गई। पुलिस जब उस लोकेशन पे पहुंची तो उन्हें यहाँ प्रिया और दीक्षांत के बारे में पता चला, जिनकी तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार 4 मई की सुबह गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने प्रिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया, जो इस शहर को छोड़कर भागने वाले थे। इसके बाद लक्ष्य को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो भी इनके प्लान में शामिल था। फिर इन तीनों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ, जहां प्रिया ने खुलासा किया कि उसने 2 मई की शाम को दुष्यंत को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था और फिर वो उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में चली गई, जहां दीक्षांत ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके साथ बहुत मारपीट की। इसी दौरान जब प्रिया ने दुष्यंत के पर्स से पैसे निकाले तब उसका ID कार्ड मिल गया, जहां विवान कोहली नाम की जगह दुष्यंत शर्मा नाम लिखा हुआ था और ये देखकर प्रिया समझ गई कि दुष्यंत ने उसे विवान बनकर पागल बनाया है। इसी गुस्से में उसने दीक्षांत से दुष्यंत को मारने के लिए कहा, क्योंकि अब उसका प्लान चौपट हो गया था। जिसे वो एक अमीर बिजनेसमैन समझ रही थी, वो तो एक मामूली सा मैनेजर था। इसलिए पहले दीक्षांत ने दुष्यंत का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मरा तो प्रिया ने किचन से एक चाकू लाकर दीक्षांत को दे दिया और फिर उसने दुष्यंत के गले पर 10 से 15 बार वार किया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रिया ने बाजार से एक ट्रॉली बैग खरीदा और फिर इन लोगों ने मिलकर दुष्यंत के शरीर के कई टुकड़े किए और उस बैग में भरकर आमेर की पहाड़ियों के पास फेंक दिया और यही ट्रॉली बैग अगले दिन पुलिस को मिला और इस केस का खुलासा हुआ, जिसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस केस फाइल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। बाय बाय, टेक केयर।